ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बोधिसत्वा। और आज के इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी मेंस 2021 के पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में एमपीपीएससी मेंस 2021 कंडक्ट कराया गया है और जो आपका पेपर 3 है ये रिलेटेड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि 10 यूनिट्स हैं आपकी। और जो पेपर का फॉर्मेट जो रहता है आपका, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है पेपर मेंस का, उसे यूजुअली उसे जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट रहता है उसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन जो रहता है आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। सेकंड जो पार्ट रहता है आपका पेपर का, उसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स को कैरी करता है। और जो थर्ड पार्ट रहता है आपका, वो उसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच क्वेश्चन जो रहता है वो आपका 11 मार्क कैरी करता है। इस तरीके से आपका ये 300 मार्क्स का पेपर रहता है, जो कि काफ़ी लेंथी पेपर हो जाता है। और इसी कारण जो है ये वीडियोज़ की जो सीरीज़ रहेगी वो पार्ट्स में रहेगी, और ये उसका पहला पार्ट है। इसके अंदर हम लोग 3 मार्कर्स जो हैं आपके फर्स्ट 3 मार्कर्स 15 3 मार्कर्स को 15 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि किस सेक्शन से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है और इस सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, 2019 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें क्या रिलेवेंस है और क्या रिजेम्बलेंस है, और क्या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें कि एमपीपीएससी जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, पुटअप कर रहा है। डिस्कशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली सॉल्यूशन को देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आंसर का, किस तरीके का जो है एक तरीके से मॉडल आंसर होना चाहिए, और किस तरीके से उस सॉल्यूशन को स्टिपुलेटेड टाइम और विद इन स्पेस में किस तरीके से उस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। मेरा नाम प्रवीण बैसला है और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को रीड करते हैं तो द क्वेश्चन इज लाइक अ वेव ऑफ वेवलेंथ गिवन है, जिसे मैं डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ, इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी कह सकते हैं कि वेलोसिटी, हालांकि ये स्पीड है लेकिन यहाँ मैं इसे वी से डिनोट कर लेता हूँ। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है, दैट वी विल सी इफ़ वी मेक मोर वीडियोज़ देयर वी विल सी द डिफरेंस। विल इट बी ऑडिबल, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है कि इस तरीके का एक वेव आपको दिया गया, उसके कैरेक्टराइजेशन आपको बताए गए हैं, क्या ये वेव जो है आपकी ये ऑडिबल होगी। तो मैंने बताया कि ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके 2019 में अगर आप देखेंगे तो वर्क डन से आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में अगर आप देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन जो था तो फोर्स एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बट ये क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे और उसके बेसिक जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आप इन्हें बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका साउंड से आया है, साउंड फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी क्लियर द स्पेस फर्स्ट। सो व्हाट इज गिवन, एक बेसिक फार्मूला जो कहता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमें जो है वेवलेंथ और वेलोसिटी गिवन है, ये जो गिवन है 300 मीटर पर सेकंड गिवन है, और वेवलेंथ जो गिवन है आपकी दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। हेयर यू कैन सी दैट इट इज़ गिवन इन मीटर्स एंड इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं डिवाइडेड बाय 1000, और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी की वैल्यू जो है आपकी 300, और अगर वेवलेंथ की वैल्यू मैं रखता हूँ तो ये इस तरीके से, अगर ये ऊपर जाता है आपका तो ये 300 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और 6 इसको डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 50,000 के आसपास आएगा। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है आपकी हर्ट्स। नाउ अगर मैं इसे किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा वो, तो ये आ जाएगा आपका 50 किलो हर्ट्स, क्योंकि किलो में चेंज करने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 किलो हर्ट्स आ जाएगा। नाउ बट द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज आस्किंग विल इट बी ऑडिबल। नाउ एज यू नो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की जो ऑडिबल रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की, कोई भी वेव रहेगी जो वो किस रेंज की होनी चाहिए कि वो हमें ऑडिबल हो, वो हम पढ़ते हैं कि उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ये आपकी ऑडिबल रेंज होती है। लेकिन आंसर हमारा जो आ रहा है वो देखेंगे हम क्लियरली, वी कैन सी दैट कि इस रेंज से बाहर आ रहा है, 50 किलो हर्ट्ज आ रहा है। तो ये जो वेवलेंथ जो पर्टिकुलर वेव है वो क्या हो जाएगी आपकी नॉन ऑडिबल, और इसे कह सकते हैं कि नॉट ऑडिबल। ये आपका जो रहेगा वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं
तो आपको क्या है 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट नॉन ऑडिबल लिख देते हैं देन यू विल नॉट डेफिनेटली गेट 3 मार्क्स। आपको मार्क्स मिलेंगे 1 या 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फिजिक्स सेक्शन, और फिजिक्स में से भी ये आपके मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया, और मैग्नेटिज्म से आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप रिमेंबर करें तो 2020 में जो है मैग्नेटिज्म से एक बड़ा क्वेश्चन आया था 11 मार्कर, और इसमें ये जो है वो 3 मार्कर जो है वो पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको, बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बेसिकली ये वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके अगर ऊपर हीट किया जाए तो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो रहेगा वो आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। मतलब कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर कि कोई मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। अब मटेरियल्स को डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली बिहेव कैसे कर रहा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं या फिर हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से जो आपके आसपास इन्वायरमेंट में जितने मटेरियल हैं उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न 3 पार्ट्स में किया गया है, डायामैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक एंड देन आपके फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक वो मटेरियल रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल रहते हैं जो हाईली अट्रैक्ट होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस तरीके से ये जो है आपके मटेरियल्स को उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर रहेगा कि जिस पर अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करता हूँ तो वो अपनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है हाईली अट्रैक्ट होने की उसको लूज़ कर देगा, और किसके ब्रैकेट में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक के ब्रैकेट में आ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक को अगर मैं हीट करता हूँ तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके बाद हीट करने से क्या हो जाता है, आपका जो मटेरियल रहता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। बेसिकली वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, लूज़ करता है। तो ये डिनोटेड बाय इसको TC से लिख सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हैं तो यू विल गेट 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3। यहाँ पर इतना ही स्पेस रहता है कि आप इसको डिफाइन कर सकें। और अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे जिस तरीके से आयरन जो रहता है इसका क्यूरी टेम्परेचर 1043 केल्विन के आसपास रहता है, TC से इसको डिनोट करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। इसके 2 कारण है, हाई परमिएबिलिटी और हाई कोरेसिविटी। ये मैं दोनों आपको समझाता हूँ कि हाई परमिएबिलिटी क्या रहती है कि किसी भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है आपका, जैसे मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, इसके जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं, इसके इंटरनल पार्टिकल्स इस तरीके से आप मान लीजिए, और ये कोई मैग्नेट है आपकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आसपास इसके प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये कितनी जल्दी जो है ये मूव होते हैं, मतलब कितनी जल्दी ये अलाइन होते हैं। अगर ये बहुत स्मूथली मूव हो जाते हैं दैट मीन्स दिस मटेरियल हैज़ द हाई परमिएबिलिटी। अगर ये जल्दी मूव हो जाते हैं मतलब रैंडम है, अलाइन जल्दी हो जाते हैं, स्मूथली अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन पर, तो इसकी हाई परमिएबिलिटी रहेगी। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस हाई परमिएबिलिटी के कारण ये जो है ये जल्दी मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, मतलब जो मटेरियल रहेगा वो जल्दी अच्छे मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। तो इससे मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। और कोरेसिविटी जो रिलेशन है वो है कि हीट करने पर कोई जो मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कब लूज़ करता है, मतलब कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाए। मतलब अगर बहुत कम टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए और वो जल्दी से अपनी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है तो उसकी लो परसिविटी रहेगी, जो कि फेवरेबल नहीं है मैग्नेट्स बनाने के लिए। इसीलिए जो रहता है आपके स्टील को यूज़ किया जाता है ये 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो स्टील्स जो रहते हैं आपके ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम तो आते हैं, लेकिन जो रॉट आयरन जो रहता है आपका, रॉट आयरन जिसका फॉर्मूला आपको Fe2SiO4 इस तरीके से रॉट आयरन रहता है, ये आपका ज़्यादातर परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में काम आता है, क्योंकि इसका जो नेचर रहता है फेरोमैग्नेटिक रहता है। मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। स्टील का जो कैरेक्टर रहता है वो ये बेसिकली ये पैरामैग्नेटिक रहते हैं,
ठीक है ना। तो अगर आपसे और पूछा जाए कि कौन से जो आपके मटेरियल हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आते हैं, तो स्टील भी लिख सकते हो आप, रॉट आयरन लेकिन उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is chemical bond? Now in chemistry this is related to the chemical bonding. It is very important. chemical bonding से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा, और लास्ट ईयर जो था आपका क्वेश्चन जो 11 मार्क्स में भी केमिकल बॉन्डिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें देखिए आपसे क्लियरली जो एक डेफिनेशन पूछी गई है और आप इस डेफिनेशन को बताएंगे, उसके एग्जाम्पल स्टेट करेंगे और यू विल गो थ्रू एंड यू विल गेट द 3 मार्क। केमिकल बॉन्ड्स क्या रहते हैं आपके, बेसिकली बॉन्ड्स का मतलब क्या रहता है, जो बांधते हैं, ठीक है। किसको बांधते हैं कि या तो दो एटम्स को बांधे, या दो मॉलिक्यूल्स को बांधे, या दो एलिमेंट्स को बांधे, तो वो बॉन्ड्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बॉन्ड क्या रहता है एक्चुअली में, बॉन्ड जो रहेगा आपका ये कुछ नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं दो एटम्स को बांधे, एटम्स के बीच में लगेगा, ये सेम एटम्स हो सकते हैं, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के तो O2 बनता है आपका, और किसी कंपाउंड को बांधे, NaOH जैसे आपका कंपाउंड है, ठीक है, सोडियम और OH, इस तरीके से इन दोनों को बांधे। तो इन दोनों को बांधने का जो काम कर रहा है, मतलब एक बेसिकली आपके कंपाउंड्स बनाने का, मॉलिक्यूल बनाने का जो काम कर रहा है, वो क्या रहते हैं आपके केमिकल बॉन्ड द्वारा किया जाता है। और यही यहाँ पर लिखा है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट एटम्स आयंस। ये क्या रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किसके रहते हैं, ये एटम्स, सॉरी एलिमेंट्स और आपके जो कंपाउंड्स रहते हैं, इनके ये क्या रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। तो इनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब ये बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, और आप लिखते हैं, ये इजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, समझने के लिए भी आसान है। और यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं ये इस तरीके से कि एटम एटम में जो है वो बॉन्ड इस तरीके से, सेम एलिमेंट के बॉन्ड और इस तरीके से डिफरेंट बॉन्ड। और वहाँ पर लेकिन इतना स्पेस रहता नहीं है कि आप केमिकल बॉन्ड्स के प्रकार बता सकें। और अगर प्रकारों की बात की जाए तो केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड आपके कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से आप बता सकते हैं इफ़ यू फाइंड देयर इज़ अ स्पेस। बट यूजुअली देयर आर 3 और 4 लाइन्स जिसमें कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप डेफिनेशन भी लिखते हैं, विल गेट द 3 मार्क्स डेफिनेटली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैल्शियम और सोडियम के कंपाउंड्स को याद करके जाएँ, कि कंटिन्यूसली ये पूछा जाता है। जैसे आपसे जिप्सम पूछ लिया गया है, प्लास्टर ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लिया जाता है, फिर उसके बाद आपके बाद ब्लीचिंग पाउडर तो ये पूछ ही लिया है आपसे, कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है आपका, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है आपसे, सोप्स पूछ लिए जाते हैं। तो इनके कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी लेट मी मैग्नीफाई दिस, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, और जिसका केमिकल नेम जो रहता है वो रहता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं, यू विल गेट 3 मार्क्स। और अगर आपका स्पेस बचता है तो यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑल्सो, CaOH2, जो कि जिसको हम स्लेट लाइम बोलते हैं, स्लेट लाइम। इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपको CaCl2 मिलता है और प्लस वाटर। इफ यू फाइंड द स्पेस, अगर आप इतना भी लिख कर आ रहे हैं देन यू विल गेट द 3 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर केमिकल फार्मूला डायरेक्टली पूछा गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द टॉपिक कोरोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हर बार कोरोजन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो रस्टिंग ऑफ आयरन ले लीजिए आप, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है कोरोजन आपका, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इफ़ यू गो इनटू द सिलेबस, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन है। एक बार डायरेक्टली कोरोजन से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोजन होता क्या है और हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन, सो इट इज़ अ बेसिकली फेवरेट क्वेश्चन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या रहता है एक्चुअली में, जो आपके मेटल्स जो रहते हैं ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो मेटल की क्वालिटी जो रहती है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और ऐसा करने से बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि आप पेंट करते हैं, आपने एक और सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, टिनिंग, इस तरीके के मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है क्या बोलते हैं आपके मेटल्स को सेव करने के लिए कोरोजन से। तो उसी में एक मेथड क्या होता है आपका गैल्वेनाइजेशन रहता है, जिसपे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की लेयर को चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग है, टिनिंग में टिन की लेयर चढ़ाई जाती है। किस लिए किया जाता है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि आप मेटल्स क्या रहते हैं आपके,
मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जिससे डिग्रेडेशन ऑफ मेटल हो जाता है। लेकिन जब आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो जिंक जो रहता है किसी पर्टिकुलर मेटल पे जब की जाती है तो जिंक उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिंक कम रिएक्टिव और मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, इस तरीके से नहीं। आयरन जैसे है, आयरन ऑब्जेक्ट है तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाएगी तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आपका मेटल आएगा तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा उसके साइड, जिसके कारण वो जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा वो जिंक का होगा और आपका जो मेटल है वो सेफ हो जाएगा। तो दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन। और ये दो आपके लिए होमवर्क टाइप में है कि आप इनको देख सकते हैं कि ये क्या है। 3 मार्क्स में ये भी पूछे जा सकते हैं। देन रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसका रस्ट का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल। इट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी से जो आपके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट है, उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ये क्वेश्चन है। सेल जो है आपकी, ये अगेन दिस इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। और जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो रहती है ये काफ़ी रीडेबल और इजी डेफिनेशन रहती है, तो आई सजेस्ट कि आप उनको यूज़ कीजिए। फंडामेंटल डेफिनेशंस को डिफाइन करने में जब बहुत बेसिक चीज़ आपसे पूछी जाए तो सेल्स क्या होते हैं? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। जो सारे लिविंग बींग जो होते हैं, लिविंग बींग मतलब आपके प्लांट्स और एनिमल, इसमें जो सबसे छोटी यूनिट रहती है, क्योंकि जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटी रहती है, अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी, जो स्ट्रक्चरल यूनिट आएगी, वो क्या आएगी? आपकी सेल आएगी। तो स्ट्रक्चरल प्लस वो ऐसे ही स्ट्रक्चरल नहीं है, वो फंक्शन भी परफॉर्म करती है। जो आपके बेसिक फंक्शन जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो सारे सेल्स के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग। अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आप यू विल डेफिनेटली गेट द 3 मार्क्स। सेल्स जैसे आपका मैं बताऊँ कि अगर सेल्स को बंच ऑफ सेल मेक द टिश्यूज़, टिश्यू बनाते हो, टिश्यूज़ को अगर आप बंच ऑफ टिश्यूज़ को मिलकर आपके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ही आपके क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। जैसे हम लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, आपके लीवर है, हार्ट है, इस तरीके से आपके डिफरेंट ऑर्गन है, उनसे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स जो रहते हैं ये ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनते हैं, ऑर्गेनेलीज जो बेसिकली आप देखते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आपके न्यूक्लियस है ना, ये डिफरेंट जो हैं ये सेल्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो एक फंक्शनल यूनिट बनती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड? मेन कंपोनेंट ऑफ फूड्स, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बैलेंस डाइट, है ना, बैलेंस डाइट। आई वाज अप्रॉक्सिमेटिंग दैट दे विल आस्क द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस डाइट, बट होपफुली दे विल आस्क इट नेक्स्ट ईयर और मे बी whenever they want, बट बैलेंस डाइट से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगेन आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ द एनसीईआरटी। अगेन आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी, वाई एनसीईआरटी? बिकॉज फंडामेंटल चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आप एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को उठाते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। कंपोनेंट ऑफ फूड जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये 7 कंपोनेंट ऑफ फूड दिए गए हैं, जो कि हैं आपके प्रोटीन, सेकेंड फैट्स, carbohydrates, not carbs, especially for the gym lovers. Fourth is vitamins. Fifth is calcium. Sixth is iron. And seventh is fibers. तो ये आपके बेसिक 7 कंपोनेंट है फूड्स के। और अगर आप इसको डिफाइन एक और तरीके से कर सकते हैं, ये जो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये दोनों हैं मिनरल्स के टाइप्स हैं, मिनरल्स। और भी मिनरल्स जो हैं वो बॉडी में फॉस्फोरस है, जैसे ये भी आपके काम होते हैं, विटामिन्स एंड देन फाइबर्स। और ये जो रहते हैं आपके ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो कि काफ़ी कम मात्रा में बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, लेकिन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला दिया जाए और जिस डाइट के अंदर आपके दोनों ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, उस डाइट को क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रूफ हेयर? नॉट, इट इज रॉन्ग, रूफ हेयर नॉट, रूफ पे कोई हेयर्स नहीं है, दैट इज़ रूट हेयर्स। ठीक है, क्या फंक्शंस हैं रूट हेयर्स? रूट हेयर्स बेसिकली आपकी जो रूट्स रहते हैं प्लांट्स के, इनमें जो रहते हैं आपके
स्मॉल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये रूट हेयर्स या सीन, ठीक है। आप प्लांट्स वगैरह के रूट्स वगैरह को देखें तो उसमें ये यहाँ पर रूट्स का फंक्शन नहीं पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर तो रूट्स का फंक्शन है, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करते हैं बेसिकली, रूट हेयर्स जो रहता है आपके, ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं रूट हेयर्स। फर्स्ट इज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, रूट्स के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो हाई होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब, और एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, है ना, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एब्जॉर्प्शन का काम होता है, केवल वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम नहीं, न्यूट्रिएंट्स का भी काम, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट को, स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं, फॉर्मली जो है प्लांट आपका, इट विल बी रूटेड इन द सॉइल, ये इंश्योर करते हैं आपके रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर्स देखिए एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझिएगा। रूट हेयर्स जब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं, रूट हेयर्स, रूट के फंक्शंस को भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये जो रूट हेयर्स आपके रहेंगे जब ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं तो यहाँ क्या हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन से फिर यहाँ पर अगर ये एब्जॉर्व करेंगे तो हाई कंसनट्रेशन कैपिलरी एक्शंस के थ्रू क्या रहेगा, पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। और ये भी मैं अगेन कहूँगा जाइलम और फाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है, ये बार बार पूछा जाता है। जाइलम और फाइलम जो है आपके, आप इनके फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना, डिटेल में इसको पढ़िए क्योंकि इसमें से हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डन इन फिशिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। हालांकि ये दोनों टर्म्स थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, अगर आप अच्छे से साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द 4th यूनिट, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। उसमें भी कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये जो यूनिट है आपकी ये प्री से भी रिलेटेड है, तो आपने होपफुली इसको पढ़ा होगा। तो फिशिंग एंड ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। फिशिंग में बेसिकली क्या रहता है कि आपको एक मेल किया जाता है जो कि आपको लगता है कि एक अथेंटिक सोर्स से आया, जैसे कि मान लीजिए कि अमेज़न ने भेजा, पेटीएम ने भेजा, फ़ोनपे ने भेजा, और जैसे ही आप उस मेल में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाती है और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, हैक, आपका मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है, और जो आपके मोबाइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं आपके और इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल्स हैं, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है, ये सारे चुरा लिए जाते हैं, और जिससे कि फिर आपके साथ जो है वो स्कैम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं फिशिंग की, ये लगेगा कि ट्रस्टवर्थी आपके एक क्या बोलते हैं सोर्स से आया है, बट ये आया नहीं होता है। और जो दूसरा जो फंक्शन है कि ये किस लिए किया जाता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक किसी सिस्टम से चोरी करने के लिए ये काम किया जाता है। यहाँ पर कुछ और टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन पर भी ध्यान सकते हैं। ये ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, बॉम्बिंग, ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके टर्मोलॉजीज हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूजुअल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस है ना, जो आप मेल वगैरह जो भेजते हैं, वो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ईमेल होते हैं आपके और एक और फॉर्मेट रहता है यूआरएल। ये किसी वेबसाइट का एड्रेस रहता है, मतलब इंटरनेट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है उसका जो पूरा एड्रेस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फॉर्मेट अलग रहता है, यू शुड नो दिस, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा। और ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि जैसे मैंने मान लिया info@bouncer.com, ये एक स्टैंडर्ड जो है ईमेल का फॉर्मेट रहता है, जिसमें इन्फो ये वाला जो पार्ट रहता है इसको हम लोग यूज़र नेम कहते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। जैसे आप अपना यूज़र नेम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं जैसे कि, ठीक है। और फिर ये @ वाला पार्ट जो रहता है इसको सिंबल कहा जाता है, ठीक है। बाउंसर वाला पार्ट जो होता है सर्विस प्रोवाइडर रहता है, सर्विस प्रोवाइडर, और इसको मेल सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रहता है आपका टॉप लेवल डोमेन कहते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये जानकारी देता है कि सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली कौन सी कंपनी है जो आपको ये ईमेल सर्विस प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, जैसे आपकी जीमेल है, रेडिफ मेल है, तो आप @gmail.com, @rediffmail.com, @yahoo.com,
इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या रहता है, ये आपके मेल सर्वर्स रहते हैं कि आपको मेल सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है। और .com मतलब कि जो मेल सर्विस हैं ये किस तरीके का नेचर है इनका, कमर्शियल कंपनीज़ हैं आपकी, एजुकेशन कंपनीज़ हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादातर जो आपके हैं कमर्शियल कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का जो है वो आपका फॉर्मेट रहता है। और इसके क्या कितने आपके 4 पार्ट जो है वो रहते हैं, ठीक है, 4 पार्ट, 4 पार्ट्स ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये याद रखिएगा URL का भी आपको एड्रेस पता होना चाहिए, उसके कौन कौन से डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मूविंग टुवर्ड्स 12th क्वेश्चन, एंड्रॉयड, फेडरो, विंडोज़, iOS, दिस इज iOS आर द नेम ऑफ व्हाट, है ना। आप सब इनको सुनते होंगे, एंड्रॉयड क्या है, विंडोज़ क्या है, iOS क्या है। दीज ऑल आर व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, है ना। सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इतना लिखेंगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फेडोरा जो है आप कंफ्यूज होंगे, तो ये एक लाइनक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसका ही एक क्या बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं आपके और जो कंप्यूटर रहता है उसके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि ह्यूमन इंटरेक्शन मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ जो है वो ईजी हो सके। जैसे कि पहले जो कंप्यूटर्स में रहता था आपको कमांड्स देने पड़ते थे, कीबोर्ड में कमांड टाइप करना पड़ता था और उस कमांड को फिर क्या है आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करता था। जैसे आपको कैलकुलेटर खोलना है तो आपको एक रिटन कमांड देना पड़ता था कैलकुलेटर का, जिससे फिर वो कैलकुलेटर खुलता था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि आप आपका डेस्कटॉप खोलेंगे और उस पर एक कंप्यूटर का आइकन, कैलकुलेटर का आइकन बना होगा और उसको आप क्लिक करेंगे तो यू कैन ईजिली क्या बोलते हैं अवेल दैट एप्लीकेशन। तो ये क्या रहता है कि ये इंटरफेस है मशीन और ह्यूमन के बीच में, जो कि दोनों के कम्युनिकेशन को क्या कराता है, संभव कराता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a b c। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के NCERT से रिलेटेड है। बेसिकली आपको इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं इसको x माइनस 2y प्लस 0z इज टू 0 लिख लूँ, कोई समस्या नहीं है। और जस्ट इसी के नीचे मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ ax प्लस by प्लस c इज टू 0। नाउ जो इसका कॉफिशेंट है वो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और b क्या है -2 और c क्या है 0। तो इस तरीके से a की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू जो हो जाएगी -2 हो जाएगी और c की वैल्यू जो हो जाएगी 0। ये इसका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन, 9th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे पॉलिनोमियल्स में, है ना, इक्वेशंस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइज 7√5 इंटू 3√5। वेरी इजी क्वेश्चन आप रूट से रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 7 3 21, 21 इंटू 5, 5 20 100 एंड 105। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ अ क्लास इंटरवल। ये जो क्वेश्चन है क्लास मार्क्स का मतलब क्या रहता है कि आप जब स्टैटिस्टिक्स में जब क्वेश्चंस देखते होंगे तो वो क्लास इंटरवल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से देखते हैं। क्लास इंटरवल में देंगे 10 से 20, 20 से 30 से 40, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी 3, 1, 4 इस तरीके से फ्रीक्वेंसी रहती है। तो क्लास मार्क्स क्या रहता है, बेसिकली क्लास मार्क्स इज इक्वल्स टू, क्लास मार्क्स बराबर रहता है किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको इस क्लास इंटरवल को कंसिडर करूँ तो अपर लिमिट क्या है इसकी 20, लोअर लिमिट क्या है 10 और डिवाइडेड बाय 2, ये 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज आपका क्या हो गया 15, राइट। ओके, दिस इज दी सो दिस इज़ दी क्लास मार्क्स। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो और इस तरीके से एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं इसको, कि अगर आप ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं तो देन यू विल फेच द डिजायर्ड मार्क्स। सो दिस वाज द वीडियो, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।